जिसके अप्रतिम शौर्य से भारत का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का ज्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रभक्ति का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छुपकर बंदूकें बोता था, वो काल व्याल के फन पर भी काना बनकर के नाचा था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चढ़ा तमाचा था। उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दीप जलाता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। महान लोगों की मौत दो बार होती है, एक बार तब जब उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है और दूसरी बार तब होती है जब हम उनके जीवन से प्रेरणा लेना छोड़ देते हैं। आज हम शौर्य गाथा के इस एपिसोड में दशमेश गुरु के उस बलिदानी बेटे की शहादत का जश्न मनाएंगे, जिसने मरते मरते लोगों को आज़ादी का मतलब समझाया। आज हम बात करेंगे देश के जियाले बलिदानी भगत सिंह की, जिसकी 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी क्रांति का एक ऐसा फलसफा है जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान हो सकते हैं। सर भगत सिंह का जुदा हो गया तो क्या हुआ, कौम के दिल को मिला जाएंगे मरते मरते, खंजरे जुल्म गला काट दे परवाह नहीं, दुख गैरों का मिटा जाएंगे मरते मरते। क्या जलाएगा तू कमजोर जलाने वाले, आज से तुझको जला जाएंगे मरते मरते। ये न समझो कि भगत सिंह फांसी पे लटकाया गया, सैकड़ों भगत बना जाएंगे मरते मरते। भगत सिंह उत्कृष्ट और अप्राप्य क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के दोआब जिले के एक संधू जाट परिवार में हुआ था। वह बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो गए और केवल 23 वर्ष की आयु में शहीद भी हो गए। भगत सिंह अपने वीर और क्रांतिकारी कृत्यों के लिए लोकप्रिय हैं। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल थे। भगत सिंह सिर्फ 5 साल के थे। एक दिन उनके पिता ने देखा कि भगत धरती में कुछ बो रहे हैं। पिता ने पूछा, भगत क्या कर रहे हो? तो बड़ी दिलेरी के साथ 5 साल के भगत ने जो कहा वो पूरी दुनिया के क्रांति के इतिहास में उसी भारत का बच्चा कह सकता है जिस भारत के बच्चे बचपन में शेरों के दांत गिना करते थे और जिन भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा तो मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा, क्या कर रहे हो भगत? बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल हो रहा हूँ। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज जान नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह का लड़ाका है। अकेले ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सेहरा बांध के घोड़ी नहीं, फांसी चूम कर फंदा चढ़ेगा। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे जब पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ। वह वैशाखी का दिन था जब ब्रिटिश फौज ने उस सब के दिन को मातम में बदल दिया। बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया गया। भगत सिंह लहू से लाल हो चुकी जलियांबाग की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक अंग्रेजों को देश के बाहर न कर दूं तब तक चैन से न बैठूंगा। उसके बाद से भगत लगातार क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनका निधन हुआ। लाला लाजपत राय के निधन से भगत सिंह पूरी तरह से हिल गए थे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स को भगत ने सरेराह गोलियों से भूना था। जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलवेदी पर बलिदान सुना। जब गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान हुआ, माता की थपकी में उसने भारत का नवल विहान सुना। जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पर लाशें हैं, अंग्रेज दरिंदों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं। 12 की उम्र रही होगी, पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। उस दिन विद्यालय न जाकर के जलियांवाला बाग गया।
वह हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया। लहू से सनी मिट्टी पर अर्घ आंसुओं का देकर उसको मस्तक पर तिलक किया। मन में संकल्प और कठिन लेकर मन में सागर उठे ज्वार में तन का भी अभिषेक किया। भारत माता की जय बोली, विकराल कठिन प्रण एक किया। मक्कार फिरंगी शासन को भारत से मुक्त कराऊंगा। भारत का पवित्र तिरंगा लंदन की छाती पर फहराऊंगा। सैंडर्स के ऊपर गोली से जब तड़तड़ वार किया, उस नीच नराधम पापी को पल भर में ही संहार किया। लाला की हत्या का बदला लेकर दिखलाया सत्ता को। लाहौर छोड़कर भगत सिंह तब निकल गए कलकत्ता को। कोलकाता में सरदार भगत सिंह की मुलाकात बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास जैसे क्रांतिकारियों से हुई। कहते हैं ना, जिसका जैसी विचारधारा होती है उसके साथ वैसे ही लोग मिल जाते हैं। क्रांति के इस जियाले और मतवाले भगत सिंह के साथ अब बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास जैसे क्रांतिकारी भी थे। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास पहले ही HSRA से जुड़े हुए थे। जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, लाला लाजपत राय की हत्या के लिए HSRA ने सैंडर्स की हत्या से बदला लिया था, लेकिन इस घटना ने उन्हें नकारात्मक प्रचार ही ज़्यादा दिया। आम लोग भले ही HSRA और क्रांति के दर्शन से दूर थे, इसलिए तय हुआ कि एक जोरदार धमाके से कम में बात नहीं बनेगी और धमाका भी ऐसी जगह करना था जहां से बात ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचे और लोगों तक भी। HSRA की मीटिंग हुई। कोलकाता से जतिन दास को बुलावा भेजा गया। अब बारी थी जगह तय करने की। आगरा में हींग की मंडी के पास एक पुराने मकान की रेकी की गई। जगह मुफीद थी। फणींद्रनाथ घोष और कमलनाथ तिवारी कलकत्ता से केमिकल और बम बनाने का सामान लेकर पहुंचे। काम शुरू होता है और 1 महीने में जतिन दास ने सबको बम बनाना सिखा दिया। 8 अप्रैल 1929 का दिन। उस रोज घड़ी में दोपहर के 12:30 बज रहे थे जब विट्ठल भाई पटेल ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर हुई वोटिंग का रिजल्ट बताने के लिए खड़े हुए। विट्ठल भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे, यानी आज के हिसाब से स्पीकर। उस दिन सदन में 2 बिलों पर वोटिंग होनी थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। लेकिन इससे पहले कि अध्यक्ष वोटिंग का रिजल्ट बताते, असेंबली के बीचों बीच खाली जगह पर 2 बम आकर गिरे। चोर का धमाका हुआ और सदन में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद नारों की आवाज सुनाई देने लगी, इनकलाब जिंदाबाद, डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। साथ में कुछ पर्चे भी उछल रहे थे गुलाबी रंग के। ये पर्चे HSRA के पर्चे थे जिनमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। फिर भगत को बटुकेश्वर जतिन जैसे भारत माता के पूत मिले, संयम बलिदान त्याग जैसी संपत्ति से अकूत मिले। फिर असेंबली में घुस कर के जब धाएं धाएं बम फोड़ा था, स्वातंत्र समर की पुस्तक में तब नवल पृष्ठ एक जोड़ा था। जय भगत सिंह नारों से भारत गूंज उठा। हर बालक वृद्ध युवा मानो उनके चरणों को चूम गया। खुद गिरफ्तार होकर बोले, साम्राज्यवादी सावधान, तेरा अस्तित्व मिटाने को अब जाग गया है हिंदुस्तान। घर घर पैदा होगा भगत सिंह, माता का कर्ज चुका देंगे। तुम जैसे नीच दरिंदों को हम जिंदा ही दफना देंगे। कई इतिहासकारों सहित बहुत से लोगों का मानना है कि जिस तरह से भगत सिंह ने अदालत में अपने आरोपों पर जिरह की, उससे देश भर के लोग उनके मुरीद हो गए थे। उन्होंने खुद पर लगे हर आरोपों पर सफाई दी और अदालत को अपने कार्य का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने खुलकर समझाया कि वे आम हिंसक अपराधियों से कितने अलग हैं और उनकी हिंसा किन के खिलाफ है। उनकी इन्हीं दलीलों से देश भर में उनके और क्रांतिकारियों के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया। डरे न कुछ भी जहां की चला चली से हम, गिरा के भागे न बम भी असेंबली से हम। उड़ाए फिरता था हमको ख्याल मुस्तकबिल, फिर बैठ सकते न थे दिल की बेकली से हम। हम इनकलाब की कुर्बान गाह पे चढ़ते हैं कि प्यार करते हैं ऐसे महाबली से हम। जो जी में आए तेरे शौक से सुनाए जा, कि तैश नहीं खाते तेरी जली कटी से हम। फिर अंग्रेजी अदालत में मुकदमे का नाटक शुरू हुआ। भगत सिंह ने अपनी दलीलों से अंग्रेज जजों का मुंह बंद कर दिया था। उन दोनों को दिल्ली बम धमाके में दिल्ली की अदालत ने दोषी ठहराया था। इसके बाद उन्हें पंजाब के मियां वली और लाहौर जेल में भेज दिया गया था। 8 अप्रैल 1929
उन्होंने सेंट्रल असेंबली, जो कि अब संसद भवन है, उस पर एक बम फेंका था। तब से उन्हें 12 जून तक दिल्ली में ट्रायल पर रखा गया। ट्रायल के दौरान उन्हें अखबारों और अच्छे भोजन की सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद और पंजाब की जेल भेज दिए जाने के बाद उनसे सभी सुविधाएं वापस ले ली गईं। लाहौर और पंजाब तक यात्रा के समय उन्होंने राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार करने, अखबार और अच्छे भोजन की मांग की, लेकिन न मिलने पर उन्होंने वहीं से भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 14 जून 1929 को भूख हड़ताल की शुरुआत की। भेजा जेल भगत सिंह को उल्टी अंग्रेजों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वह अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, जिसकी मूंछों की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे, वह दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने, आखिर वह अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए। फिर कोर्ट से ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आज़ादी के हर दीवाने में नजर तुझे में आऊंगा। भगत सिंह की फांसी की सजा के ऐलान के बाद पूरे देश में अस्थिरता का माहौल हो गया। 24 मार्च को फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, पर अंग्रेजी सरकार ने एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले तीनों बलिदानियों ने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा जैसे मेहंदी से सने हाथों वाली अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हों। इनकलाब जिंदाबाद, मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे जयकारों से जेल गूंज उठी। अंग्रेज जेलर और जल्लाद भारत माता के इन सपूतों का जिगर देखकर सन्न रह गए थे। छिप गया सूर्य अस्तांचल में, पंछी सो गए बसेरों में, उजड़ी बाजार सब लौट रहे थे अपने अपने डेरों में। हो गया चतुर्दिक सन्नाटा, पर जेल का दृश्य अजूबा था। औरों की हालत कौन कहे, जल्लाद भी गम में डूबा था। हर तरफ वही अकुलाहट थी, घबराहट थी, झुंझलाहट थी, ना जाने किस अनहोनी की पग पग पर होती आहट थी। पर काल कोठरी के अंदर त्योहार निराला लगता था। रात हो गई थी फिर भी भरपूर उजाला लगता था। आज़ादी के दीवानों की होती अलग कहानी है। सर कफन बांध करके निकले, जीवन की यही कहानी है। फिर काल कोठरी से निकले भारत माता के वो सपूत, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, तीनों थे क्रांति के अग्रदूत। तीनों आपस में गले मिले, तन तीन भले एक जान कहा, बाहों में बाहें डाल करके जय 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 हिंदुस्तान कहा। फिर तभी अचानक इनकलाब के नारे जिंदाबाद हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला गीत के संग आबाद हुए। फिर बढ़कर चूमा फंदे को, तन पुलकित था, मन हो गया मगन। भगत ने फंदे को ऐसे देखा जैसे हो कोई आभूषण। निर्जीव भले समझे कोई, वह राष्ट्र भक्ति को भांप गया। अंतर मन में मच गया द्वंद्व, फांसी का फंदा कांप गया। तीनों ने भारत माता के जयकारे फिर से दोहराए, संग एक स्वरों में वंदे मातरम गीत वंदना के गाए। हंसते हंसते फांसी के फंदे को गर्दन में डाल दिया। भारत के अमर सपूतों ने कितना बड़ा कमाल किया। जल्लाद रो रहा, वादे जेलर सब थे सब भौचक्के थे। विश्वास नहीं था आंखों पर, अधिकारी हक्के बक्के थे। जैसे ही समय हुआ आंखों से मिला इशारा था, मानो उस क्रूर काल को 100% यही गवारा था। पल भर में रस्सी झलक गई, तख्ता गिरकर बोला धाम, नश्वर तन मिट कर चले गए, माता को करम के प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।